हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और अपने 3-4 दोस्तों के पास में सेशन को जरूर शेयर कर देना है, ठीक है। क्योंकि विद्या का धन जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो क्लासेस को आपको शेयर करना ही है। तो हम डेली बेसिस पे इंडिया की जो पॉलिटी है, भारत की राजव्यवस्था है, वो कवर कर रहे हैं। इसमें हमने भारत की जो भारतीय संविधान है, संविधान कैसे निर्माण हुआ, संविधान की सभा की कैसे गठन हुआ, वो हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने उसके बाद में भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, वो हमने पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं, उन सूचियों में क्या क्या विषय है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं तो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में मूल रूप से या मूल भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो कितने थे, 395 अनुच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 395 अनुच्छेद। अनुसूचियों की बात करेंगे तो अनुसूचियां कितनी थी टोटल, अनुसूचियां थी कितनी, 8, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो चुके हैं, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे अनुसूचियों की संख्या, तो ये 12 हो चुके हैं। भाग मूल रूप से या मूल संविधान में कितने थे भाग, 22 थे, और वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 25, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास में, अनुसूचियां डिस्कस करनी है। 8 अनुसूचियां जो मूल रूप से संविधान में जोड़ी गई थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अनुसूचियां सम्मिलित की थी। इसके अलावा जो है जो 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। संविधान संशोधन कैसे होता है, साधारण बहुमत के द्वारा भी होता है, विशेष बहुमत के द्वारा भी होता है। तो लास्ट वाली कल की क्लास में हमने अनुच्छेद 368 के तहत जो विशेष बहुमत अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मतलब जैसे जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर समर्थन में होता है तो फिर संविधान संशोधन अधिनियम जो है पारित हो जाता है। उसके बाद में आप सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अंतिम स्वीकृति देता है और फिर वो संविधान में संशोधन हो जाता है। तो 4 जो अनुसूचियां हैं संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई थी। और संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है संविधान में संशोधन जो है कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब देखो अनुसूचियां हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे हम, हेडिंग डाल देंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अनुसूचियां, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वर्णित अनुसूचियां है वो। अब यहाँ देखो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है, तो 12 की 12 अनुसूचियां एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। क्लास में आपको बने रहना है। यहाँ पर लिखेंगे पहली अनुसूची, ठीक है। पहली अनुसूची, पहली अनुसूची देखो, पहली अनुसूची और जो पहला अनुच्छेद है ना, भारतीय संविधान का भाग एक के अंतर्गत 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है। उनके अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया, भारतीय जो भारत जो देश है उसके राज्य और संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली अनुसूची है इसमें भी क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले हम देश देखेंगे, देश के बाद में जो सारे हमारे प्रांत है, राज्य है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आ जाएंगे क्या, यूनियन टेरिटरी, या फिर आपके केंद्र द्वारा जो शासित क्षेत्र है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गई है पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है भाई, हमारा सबसे पहले कर्तव्य किसके लिए बनता है, देश के लिए। और देश के अंतर्गत राज्य भी होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान में जो राज्यों की संख्या तो 28 है और यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, धारा 370 हटा दी गई थी। उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर में है उसको जो है 2 भागों में डिवाइड करके, राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो लद्दाख बना दिया गया था यूनियन टेरिटरी, और एक क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब इसके अलावा अब देखो यहाँ पर 9 संख्या हो जाती है यूनियन टेरिटरीज की, लेकिन क्या होता है फिर एक अमेंडमेंट लाया जाता है और दादर व नगर हवेली, मतलब इसके अंतर्गत क्या है, ये जो संशोधन हुआ ना, इसके लिए अलग से कोई संविधान में संशोधन नहीं किया गया। दादर व नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करने के लिए, इनको जब मर्ज कर दिया गया तो 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं, लेकिन इनको मर्ज करने के लिए अलग से कोई संविधान में संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि आपका जो अनुच्छेद 4 है ना,
क्या कहता है कि अनुच्छेद 3 के तहत जो कि वर्तमान राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, उनमें सीमाओं में परिवर्तन अगर किया जाता है तो अनुच्छेद 4 के तहत वो बिना अनुच्छेद 368 के जो है विशेष बहुमत के संशोधन किए बिना ही संशोधन किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहली अनुसूची क्लियर कर ली है, पहली अनुसूची अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम क्या, दूसरी अनुसूची की। ठीक है, अब देखो दूसरी अनुसूची, तो देखो स्टूडेंट व्यक्तिगत रूप से पर्सनली नहीं है, एक समझाने की दृष्टि से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल्स हमारे आसपास के एरिया से हम ले लें, लेकिन समझ में अगर बेटर आ जाता है, सिलेक्शन जो हमें सिलेक्शन भी वो लेकर जाता है, वही ज्ञान अच्छा है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई जितना ज्यादा जो पैसा है वो सबसे ज्यादा आप देखते हैं 2 नंबर के जैसे बिजनेस वगैरह होते हैं उससे कमाया जा सकता है। वैसे आप सभी को तो पढ़ के ही आगे बढ़ना है, लेकिन एक बार एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो 2 नंबर से मनी आ रही है, तो मनी आ जाएगी किसमें, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। भाई मनी जो है वेतन भी तो मनी का ही पार्ट है। भाई हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका पारिश्रमिक या फिर श्रम के बदले हम कोई भी वेतन प्राप्त करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम मनी ही तो प्राप्त कर रहे हैं ना, पैसा ही तो प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेतन और भत्ते, भाई ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसमें मनी नहीं आएगा, तो समझाने के लिए लिखा है कि 2 नंबर के धंधे मतलब वेतन। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते किसमें आ जाएंगे, दूसरी अनुसूची में। क्लियर, तो देखो 2 नंबर से सबसे ज्यादा पैसे कमाए और पैसे वेतन का रूप है। ठीक है, तो यहाँ दूसरी अनुसूची में क्या आता है, वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची देखेंगे हम, तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो तीसरी अनुसूची में कितने वर्ड है, ये देखो तीसरी अनुसूची में 3 वर्ड है ना, 3। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची 3 वर्ड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 जो है अक्षर से भी हम बना लेंगे क्या, शपथ। जो भी जो जैसे प्रधानमंत्री है, जो भी जो सार्वजनिक जो पदाधिकारी हैं, उनके वेत शपथ से संबंधित जो प्रावधान है ना, वो किसके अंतर्गत आ जाता है, तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आ जाते हैं। ये हो गया वेतन भत्ते, ये भी जो भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, उनके सभी के वेतन भत्ते आप कितना आ जाएंगे, दूसरी अनुसूची में। साथ उनके शपथ के प्रावधान किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तीसरी अनुसूची में। तीसरी में भी 3 वर्ड है ना, तो यहाँ पर भी शपथ हो गया, 3 वर्ड हो गए, तो ऐसे इजीली समझ लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे 4th अनुसूची या चौथी अनुसूची। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या आएगा, भाई देखो 4 लोग जहाँ पर बैठेंगे बात करेंगे, वहां पर किसका आयोजन होगा, सभा का आयोजन। 4 लोगों से मिलकर एक सभा बनती है। तो कौन सी सभा की हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है ना, तो किसके अंतर्गत वर्णित है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का जिक्र है। ठीक है, तो राज्यसभा में जैसे 12 मनोनीत जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो आगे की अनुसूचियां हैं वो डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची देखो यहाँ पर ये जो 5 मैंने लिखा है, ठीक है, 5वीं अनुसूची में देखेंगे यहाँ पर जो मैंने 5 लिखा है, इस 5 का आकार एस के समान नहीं है क्या, तो एस के समान है तो लिख देंगे SC ST का प्रावधान किसके अंतर्गत है, 5वीं अनुसूची। ठीक है, यहाँ 5 की आकृति कुछ एस के जैसी दिखाई देती है, तो SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वो जो आरक्षित जो है आरक्षित वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, या फिर इनका जो आरक्षण है वो किसके अंतर्गत है, 5वीं अनुसूची में। लिख देंगे एसटी का मतलब क्या हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। एसटी का मतलब क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति। क्लियर हो गया, इनका प्रावधान किसके अंतर्गत है, 5वीं अनुसूची में। उसके बाद बात करते हैं हम 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो है 4 राज्य हैं जिनको विशेष जो है राज्य का दर्जा दिया गया है। अब विशेष राज्य का दर्जा ये जम्मू कश्मीर के जैसा नहीं है, मतलब यहाँ क्या है, ये जनजातीय जो है, मतलब यहाँ पर क्या है, इनके विकास करने के लिए इनको जो है 6ठी अनुसूची में रख दिया गया है, ताकि इनके लिए विशेष प्रावधान जो है लागू किए जाएंगे और विकास के लिए इनको समय समय पर जो है सरकार का ध्यान ज्यादा रहेगा, ये प्रायोरिटी में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ
ये राज्य कौन से हैं? एक तो है आपका असम, दूसरा है आपका त्रिपुरा, और तीसरा क्या है आपका मेघालय। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका मेघालय, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा क्या आपका मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ऐसे समझ लो कि भाई त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ये तीन चारों राज्य कहाँ के हैं? पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आते हैं, 7 स्टेट के अंतर्गत से हैं। तो यहाँ देखो ये लद्दाख है ना, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो करंट में आपने न्यूज भी सुनी होगी और आपको करंट से भी साथ में जुड़े रहना है। क्या होता है कि वहाँ के जो सोनम वांगचुक है ना, हड़ताल पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं निरंतर। 3 इडियट्स मूवी तो आपने सभी ने देखी होगी, उसमें जो आमिर खान जिसका रोल प्ले करते हैं ना सोनम वांगचुक का, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो ये लद्दाख है ना, इसको यूनियन टेरिटरी से राज्य बना दिया जाए, विधानसभा रखी जाए, और इसको फिर कहाँ 30 अनुसूची के अंतर्गत रखा जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर विकास कार्य पर सरकार के द्वारा ज्यादा ध्यान दिया जाना आवश्यक है, इस मांग को लेकर वो हड़ताल पर बैठे। यहाँ हमने बात कर ली है 5वीं 6वीं अनुसूची की भी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 7वीं अनुसूची। अब यहाँ देखो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? 7वीं अनुसूची में जो प्रावधान है ना, भाई 7वीं अनुसूची में आप शहर से समझेंगे, शहर से एक तरह से समझ लीजिए कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? तीन सूत्रों के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन या फिर शक्तियों का बंटवारा। अब ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है आपके संघ को शक्तियां दी गई है, दूसरा राज्यों को दी गई है, तीसरा आपके संघ और राज्य दोनों को दी गई है। कैसे? तो क्या होता है, हमारी जो व्यवस्था है ना, वो कैसी है? पद सोपानी व्यवस्था है। यहाँ देखेंगे सबसे शीर्ष पर कौन होता है? केंद्र सरकार। ठीक है, वही संसद और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, फिर उसके जो अधीनस्थ आती है आपकी राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, उसके अधीनस्थ कौन सी आ जाएगी? आपकी राज्य सरकारें। तीसरे नंबर पे जो पंचायती राज व्यवस्था समझ लो, या जिला जो प्रशासन है, जिला प्रशासन के पास में आ जाता है पंचायती राज व्यवस्था, या सीधा लिख लो स्थानीय प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन। अब यहाँ पर देखो कुछ विषय तो केंद्र को दिए गए हैं, इसको संघ सूची में डाल दिया गया कि कुछ ऐसे विषय, महत्वपूर्ण विषय जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, जैसे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषय हो गया, शिक्षा, और जैसे आपके और भी महत्वपूर्ण विषय हो गए, तो यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत इसको डाला गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इस प्रकार के कुछ इस प्रकार के जो विषय, उनकी संख्या भी 100 हो चुकी है। यहाँ पर राज्य सूची के अंतर्गत बात करें तो 61 है, और संवर्ती सूची है ना, मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, ऐसे विषय हो चुके हैं 52। तो यहाँ दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? राज्य सरकारें। तो राज्य सरकारों को भी कुछ ऐसी स्वायत्ता प्रदान की गई है प्रत्येक राज्य के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, कि वो भी अपने पर्टिकुलर राज्य में उस भौगोलिक अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की जो है परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जनता को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सके, और उस विषयों पर क्या बना सके? कानून बना सके। और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगी, दोनों की सहमति से कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये विषय किसके अंतर्गत रखे हैं? संवर्ती सूची में। यहाँ आपके द्वारा ये ध्यान में रखना आवश्यक है, ये लिख लो, यहाँ पे संघ सूची लिख लो, तो शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इसको एक बार मैं स्पष्ट तरीके से लिख देती हूँ, ये मुझे समझाने की कोशिश करके लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जान लेंगे 3 सूचियों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका संघ सूची, दूसरा क्या हो गया आपका राज्य सूची, तीसरा क्या आ जाएगा आपका संवर्ती। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने 7 अनुसूचियां पढ़ ली है। एक अनुसूची आप इस चीज को ले लीजिए एक बार। फिर देखते हैं हम 8वीं अनुसूची। भाई 8वीं अनुसूची के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, और राजस्थान के वासी ने तो जरूर सुना होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं इस 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किया जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? देखो राजस्थान के अंतर्गत जैसे हर प्रत्येक किलोमीटर में पानी चेंज होता है, वैसे ही बोली भी चेंज हो जाती है। तो इसे ग्रामर एक फिक्स ग्रामर नहीं है राजस्थानी भाषा का, क्योंकि कहाँ पर मारवाड़ी है, कहाँ पर शेखावटी है, कहीं पर हाड़ौती है, कहीं पर मालवी है, और जैसे अलग अलग जो है भाषाएं, कहीं पर ढूंढाड़ी है। तो इस प्रकार से जो है एक पर्टिकुलर एक ग्रामर नहीं है राजस्थानी भाषा का, और यही एक बड़ा कारण है कि इसको आठवीं अनुसूची में एक मानव भाषा के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब ये जो 22 भाषा है ना, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा। ठीक है, संविधान संशोधन के
ये जो सिंधी भाषा है ये जोड़ी गई। फिर तीन भाषाएं और जोड़ दी गई। ये तीन भाषाएं कब जोड़ी गई है? तो यहाँ पर देखो तीन भाषाएं आपकी जोड़ी गई, कौन कौन सी? एक तो मणिपुरी, दूसरी हो जाएगी आपके कोंकणी, कौन सी है? नेपाली। तीनों भाषाओं को कब जोड़ा गया? ये तीनों जो भाषाएं हैं ये जोड़ी गई है कब? आपके यहाँ पर देखो आप, यहाँ ये जोड़ी गई है आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई। अब देखो सिंधी भाषा जो है भारत के अंतर्गत सिंधी समुदाय के द्वारा बोली जाती है, जो आज के अंतर्गत आता है। दूसरा है मणिपुरी, जो है मणिपुर के अंतर्गत बोली जाती है। कोंकणी आपके गोवा के अंतर्गत बोली जाती है। नेपाली जो है उत्तराखंड, जैसे नेपाल से संलग्न कुछ क्षेत्र है ना, वहां पर बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ ये चार जो भाषाएं हैं ये जोड़ी गई है। ये चार भाषाएं कब तक जोड़ी गई और कौन से निकलेंगे? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। अब यहाँ देखो ये संथाली भाषा को आपको संथाली, संथाल से जनजाति द्वारा बोली जाती है। बोडो जो है आपके असम के अंतर्गत बोली जाती है। डोगरी जो है आपके उर्दू के ही एक सबशेखोर भाषा है डोगरी। और यहाँ पर मैथिली आपके बिहार और आपके झारखंड वाले एरिया में बोली जाती है। संथाली का हो गया संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। तो ये चारों भाषाएं कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई थी आपके 92 संविधान संशोधन 2003, ठीक है। यहाँ देखो आपको याद कैसे करना है, ये याद हो जाएगा। 21वें संविधान संशोधन पर एक भाषा जोड़ी गई है, एक यहाँ पर 21 यहाँ 1967 में जोड़ी गई। ये तीन भाषाएं जो है 11वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। तो 92 यहाँ से हम यहाँ उठा लेंगे, 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में चार भाषाएं और जोड़ दी गई। इस प्रकार से माध्यम से याद कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे याद हो रहा है तो और अच्छी बात है। ये आई होप आपने लिखे होगा। ये जो भाषाएं थी यहाँ तक की वो संविधान के अंतर्गत थी। 8 अनुसूचियां और 14 भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर ये संविधान संशोधन का दौर शुरू होता है अनुसूची के अंतर्गत। इसमें हम अब 4 अनुसूचियां और पढ़ेंगे, जो भी कालांतर में जैसे जैसे संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे जोड़ी गई, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। अब यहाँ देखो एक तरफ है, ये 9 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये इसको ध्यान में रखना है। यहाँ देखेंगे भूमि सुधार, भूमि सुधार में हमने क्या किया, ये 9 लिया, यहाँ से इस 9 को उल्टा कर दिया। तो ऐसे बना सकते हो, सुधार में भी 9 को लिया, लेकिन यहाँ पे हमने 3 कर दिया। क्या भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है आपके? 9वीं अनुसूची। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। पहले एक या फिर पहले संविधान, पहले संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये पहला जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? तो लिख लेंगे ये 1900 आपके द्वारा जोड़ी गई थी। 1952 के अंतर्गत ये होता है आपके संविधान संशोधन। तो 52 में पहला संविधान संशोधन 1952 के अंतर्गत ये जोड़ी गई थी। इसके बाद में देखो 10वीं अनुसूची हम देखते हैं। नहीं, ये आपके देखो 1951 के अंतर्गत हुआ था। ये यहाँ पर 1951 में आपके पहला जो संविधान संशोधन आपके 1951 में, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक से एक याद रख लेंगे, लिखेंगे हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और किससे संबंधित है? तो पहले लिखेंगे देखो दस से 10वीं और दस से 10 बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। यहाँ पर ये 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाया जाता है और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी जाती है। लिख लेंगे 52वें विधान, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1980, ठीक है।
तो ले लीजिए या लिख लीजिए। फिर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ, दो अनुसूचियाँ और बाकी है, वो भी लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 11वीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची देखो आपने पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। अब यहाँ देखें तो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसका प्रारंभ तो कब हो जाता है, 1959 में। 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले के बगदरी गांव से जो है इस जो व्यवस्था है ना उसका प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया जाता है। लेकिन यह व्यवस्था तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके अंतर्गत तो जो है अनुसूची में नहीं डाला गया था और साथ ही इसके नहीं डाले गए थे। यहाँ पर विशेष जो है सम्मिलित किए गए उनकी विशेष के अंतर्गत रखे गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे विशेष दिन पर जो है सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा। कहाँ पर, पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, जैसे आपके पेयजल से संबंधित हो गया, शिक्षा से संबंधित पर्टिकुलर हर प्रत्येक 1 किलोमीटर में एक टैंक खोला जाए और टैंकों का निर्माण किया जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रकार के जो भी विषय है उनकी विषय में सम्मिलित किए गए। और ये कब जोड़ा गया आपके, यहाँ पर आपके 73वां जो है संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन को यहाँ पर लिखेंगे। तो आपके 1991 के अंतर्गत ये, अब यहाँ पर देखें ये जो आपका है ना 1991, मतलब ये इससे पहले भी किया जा रहा था इसका कार्य, लेकिन 1992 के अंतर्गत यहाँ पर ये लागू हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक बार 1992 और 93 लिख लो। ये क्या होता है, 1992 में तो यह पारित हो गया था, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। तो ये हुआ था लागू कब, 1993 के अंतर्गत। लिख लेंगे प्रकार से। 1992 आपको ध्यान रखना है कि 1900 जैसे इसके प्रावधान है ये लागू कब होता है, 1993 में, ये जो है पारित तो हो गया था 1992 के अंतर्गत। तो यहाँ नोट लगाकर भी एक चीज लिख लेंगे आप, नोट लगाकर लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर के बगदेरी गांव से। अब यहाँ देखो कोई भी विचारधारा, कोई भी अच्छा कार्य शुरू तो बहुत पहले हो जाता है, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर एक जो है प्रॉपर तरीके से लागू करने में समय लगा दिया जाता है। इसी वजह से आज भी हमारे देश में बहुत सारे गाँवों का विकास हो गया है। ठीक है, आज मैंने सूची देख ली हमने। अब देखेंगे नेक्स्ट हम 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है, यहाँ पर लिखेंगे
टोटल अनुसूचियाँ डिस्कस कर ली है। आई होप आपको आया होगा। बाकी क्लासेस आपने नहीं देखी है क्योंकि मैंने इसी